मैं मंजू मैम हूँ। पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है या क्या है। संविधान क्या है, इसके क्या कार्य हैं, समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या महत्व है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। ठीक है। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। मान लो कि जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े समुदाय के सदस्य हैं। कल्पना कीजिए कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं और उस समूह के सदस्य एक दूसरे से भिन्न हैं। वो भी सभी तरह से अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं, उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अपने अलग अलग शौक़ हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ लोग जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को उसका निर्णय लेने देना चाहिए। तो दोस्तों, आप इससे आप क्या समझते हैं कि संविधान एक ऐसा मशवरा है जिसमें कई प्रकार के सदस्य एक साथ में रहते हैं और वह एक समुदाय कहलाता है। और समुदाय के साथ साथ में इसमें कई प्रकार की, जैसे धर्म, जाति, वंश, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर सभी एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। ठीक है। अब देखते हैं इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह है उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए। माना कि अपन लोग इतना जो पढ़ लिया है उसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें जो कई प्रकार की अशांतिपूर्ण तत्व हैं उनको शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए। कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जैसे जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों का पालन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है। ठीक है। यानी जो सदस्य रह रहे हैं उनमें से अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए यदि यह लागू हो जाए कि जो नियम बनाया जा रहा है वह न्यायालय में भी लागू किया जाएगा, तो उसका सभी लोग पालन करने लगते हैं और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें क्या दिया जाएगा, दंड किया जाएगा। अब देखिए,
संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय विश्वास बना रहे। ठीक है, देखिए जैसे कि निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। देखिए अब आप, लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। बुनियादी मतलब मजबूत। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको का नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग खा नियम बनाना चाहते, मतलब दो टाइप से है, एक का नियम और एक खा नियम। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नागरिकों से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ है। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। ठीक है, संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट कर देता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि अधिकार कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे बना है, ठीक है, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब वो सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो किसी एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानून को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी।
संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। संविधान जो है सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकार स्पष्ट कर दिए जाएं और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर संविधान में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण की गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामता कुछ मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। ठीक है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं सदी कब से 20वीं सदी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके, समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्त कर सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग भी किए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयाँ हों, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, जिससे वह इस असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा की है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री महाकाल।